नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और अब वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। आइए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बुधवार देर रात एक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बता दें कि शादी की रस्म के दौरान कुएं का स्लैब टूटने से ये भयावह हादसा हो गया। मरने वालों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरी जानकारी क्या मिली है? एक दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही उनको ब्रॉड डेड होता। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे माशूरी में है और सारे महिलाएं और बच्चियाँ हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। आने के बाद पता चलेगा। तो सर यहाँ पे जो कुछ परिजन थे, एक आदमी बताया कि वो 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस ट्राई करते, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस अपनी गाड़ियों से ले गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। नहीं, वो जांच का विषय है। पहले तो हम घटना को देख लें, लोग जो घायल है और वहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया। उसके बाद जितनी भी अगर लापरवाही है उस पर जाँच करके कार्रवाई की जाएगी और जो मृतक परिजन है तो हर एक 4 लाख रुपये का राहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है यहाँ तो 11 है, वहाँ 2 की हालत खराब। जब कंफर्म होके आ जाएगा तब हम बता सकते हैं। वहाँ से यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। वहाँ सहारनपुर के देहात हलालपुर में गुरु रविदास की 642वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। गुरु रविदास के जन्म समारोह में भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम को गांव वालों की साथ सज्जा और गाजे बाजे ने और भी सुंदर बना दिया। बता दें कि गुरु रविदास का जन्म वाराणसी के एक गांव में ही हुआ था। कन्नौज की विधानसभा तिरवा के अन्नपूर्णा मेला मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ जनता के साथ छलावा करती है, विकास के नाम पर जनता को धोखा देती है। आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। किसानों की आय आवारा जानवर छोड़कर बिल्कुल नष्ट कर दी गई है। भाजपा के लोग गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का खनन कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सपा की सरकार बनने पर 11 लाख सरकारी नौकरियां और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी किया है। जिससे 10वां 12वां पास करने वाले बच्चे अगर पढ़ने जाते, अगर डिग्री मिल जाती उन्हें, तो भविष्य में उनका भविष्य बन जाता और नौकरी रोजगार मिल जाता। लेकिन इस सरकार ने ऐसा मेडिकल नहीं कराया। बताओ, पूरा का पूरा बंद है कि नहीं बंद है? पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। खबर उन्नाव से है। उन्नाव के सरोसी विकास खंड के बिधून बाजार में सदर विधायक पंकज गुप्ता के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं वो पिछली किसी सरकार में नहीं हुए हैं। हम लोग राम का नाम लेना भी जानते हैं और राम का काम कराना भी अच्छे से जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जहां रामलला बैठे हैं वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो पूरे देश में एक भी झगड़ा नहीं हुआ। एक भी जगह पर उस निर्णय के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं की।
सबने उसको स्वीकार किया, एक आत्मा के साथ, एक जन, एक मन, एक प्राण, एक आत्मा के साथ पूरे देश ने उस बात को स्वीकार किया। पूरी दुनिया में भारत की छवि उज्जवल हुई, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी ये है कि भारत के लोग जाति के नाम पे इनमें फूट पड़ी रहती है, धर्म के नाम पे इनमें फूट पड़ी रहती है, और यहाँ एक स्वस्थ प्रकार की लोकतंत्र की राजनीति इसी वजह से नहीं हो पाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के समय पर पूरे देश ने एकात्म होकर के इस निर्णय को सुना और बड़ी शांति के साथ राम जन्मभूमि में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। हमने एक प्रधानमंत्री ऐसा भी देखा है और सुना है उनके मुंह से, जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनको डार्लिंग ऑफ द पीपुल कहा जाता था, यानी जो हर दिल अजीज थे, उनने ये कहा था, आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं अपनी पसंद से हिंदू नहीं बना हूं, बल्कि मैं तो दुर्घटना से हिंदू बना हूं। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं हिंदू बनूं, ये तो दुर्घटना हो गई है कि मैं हिंदू बना हूं। तो हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो ये कह रहा है कि मैं दुर्घटना से हिंदू बना हूं, और हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री भी देखा, हमारा नरेंद्र मोदी, जो रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। राम का नाम लेने में हमें संकोच नहीं है, रामलला के सामने और हनुमानगढ़ी के सामने साष्टांग करने में हमारे प्रधानमंत्री को संकोच नहीं है, लेकिन सड़क, बिजली और पानी में बनाने में भी हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उस समय का भय याद कर लो, बसपा के समय का भ्रष्टाचार याद कर लो, और सपा के समय का भय याद कर लो, और हमारे समय की शांति याद कर लो, और डट के कमल का बटन दबाओ, इतना ही काफी है। और सपा के नेता फतेह बहादुर ने, जिनके लड़के ने पुत्र ने उसकी हत्या की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरा ये कहना है, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसका कठोरतम दंड होना चाहिए। दीदी, कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव में आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो है पहले और दूसरे चरण में जो है योगी जी गर्मी निकालने की बात करते हैं, लेकिन पहले और दूसरे चरण में जनता ने उनकी गर्मी निकाल दी है और ठंडे बस्ते में हो गए हैं योगी जी। मुझे एक बात बताइए, वोट डालने वाला इतना अकेले में वोट डालता है, वहाँ भगवान के अलावा कोई नहीं देखता, इसलिए हम तो एक ही बात कहते हैं कि हम सारी नीचे जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम सारी सीटें जीतने के लिए ही लड़े। दीदी, आप राम जन्मभूमि की, हम लोगों ने चंचल के कैसेट सुने, आपके भाषण सुने 92 में, और आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी से पहले बनवा देंगे, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? राम का नाम लेने का तो सबको अधिकार है, लेकिन राम के नाम पे बलिदान देने का जो काम है वो सिर्फ हम कर पाए। अब तो वो कुर्सी के लिए ले रहे हैं ना, हमने तो कुर्सी छोड़ दी राम के लिए, इसलिए दोनों में अंतर रहेगा ही, जो गुणात्मक अंतर है कि हमने राम के लिए कुर्सी छोड़ दी और वो कुर्सी के लिए राम का नाम ले रहे हैं। राम भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। दीदी, अखिलेश जी जनसभा में कहा था कि उन्नाव में बीजेपी का सूखड़ा साफ हो जाएगा, इस पे क्या कहें? कुछ भी नहीं कहना है, मैं उनकी बातों को थोड़ा ना वेरीफाई करूँ। दीदी, अखिलेश जी कहते हैं कि भाजपा झूठ की पार्टी है, इसको किस तरह से आप देखती हैं? ये कौन कह रहा है, आप ये तो कहो पहले। अखिलेश यादव का कहना है कि हमको टोटी चाहिए और भाजपा बोल रही है। उनकी बातों का जवाब मुझे देना है क्या? उनकी बातों को मुझे ना डिनाई करना है ना पुष्ट करना है, कोई मतलब ही नहीं है। आदमी जब चुनाव लड़ता है तो कुछ भी बोलता रहता है। दीदी, क्या लगता है कितनी सीट आने वाली है इस बार? कितनी सीटें आने वाली हैं? देखो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं ना मुझसे, मैं तो जब खुद मुख्यमंत्री बनी थी तब नहीं बताती थी, क्योंकि मैं ये कहती थी कि हम तो सारी सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना। अगली खबर भी उन्नाव से है। उन्नाव में हुई दलित युवती की हत्या के मामले में दोबारा पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी परिजन शव को उठाने नहीं दे रहे। बता दें कि कांग्रेसियों ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आने की खबर दी थी, जिसके बाद से परिजन और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठ गए। लेकिन किसी कारणवश प्रियंका गांधी ने न आने पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। क्या वजह है सौ दफना के पीएम भी कराया गया है, किस तरीके की लापरवाही सामने, अब आप आगे की क्या कोई रणनीति होगी? इसमें डॉक्टरों की लापरवाही है और डॉक्टर मिले हुए हैं। पहले रिपोर्ट हुई वो अलग है और जो अभी दोबारा रिपोर्ट हुई है, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार में हैं। आधे आधे मतलब दूसरे हिस्से हैं कि एक जैसी नहीं है। अगर ऐसा ना हुआ होता, एक जैसी रिपोर्ट होती, जो शारीरिक संबंध जो रेप हुआ है लड़की को, उसकी पुष्टि हमें नहीं प्राप्त हुई है। ये जब मेरी लड़की 15 दिन तक जीवित रही, क्या छोड़ दिया होगा मेरी लड़की को बिना रेप किए हुए? वो रिपोर्ट हमें छुपाई जा रही है, दबाई जा रही है कि कोई पक्की रिपोर्ट ना इनके पास मिले तो इनका केस हल्का हो जाए।
तो हमको तिवारा रिपोर्ट करानी है बिटिया की, जब तक रेप केस वाली रिपोर्ट नहीं मिल जाएगी। अलग अलग रिपोर्ट क्यों है? आखिर आगे की क्या आपकी रणनीति है? कब तक आप यहाँ पीएम हाउस में बैठे रहेंगे? जब तक दिल्ली के डॉक्टर द्वारा मेरी लड़की की रिपोर्ट सही से नहीं होगी, रेप केस वाली रिपोर्ट नहीं होगी, तब तक हम यहीं बॉडी रखे रहेंगे, किसी को नहीं ले जाने देंगे। वो तो हमें रोक लिया ज़बरदस्ती, बिटिया को लाद लिया था, गाड़ी में लेके जा रहे थे, लेकिन हम कैसे जाने देते? मेरी लड़की की एक दो वो हुई है डॉक्टरी, दोनों अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। प्रशासन का कोई आया यहाँ पर आपको? अभी तक कोई नहीं आया, पूछने तक नहीं आया। तो प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे थे, अब हम वो अभी पता नहीं किस कारणवश नहीं आ पाई हैं, इसलिए हमारा इंतजार ख़त्म हो गया है। हम अपनी बॉडी को अब फ्रिज में रखने जा रहे हैं। इसके बाद फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम आपको कल बताया जाएगा जो है। तो फिलहाल अभी फ्रिज में रखने जा रहे हैं। हाँ, फिलहाल अभी आप अधिवक्ता बंधुओं और सभी पत्रकार बंधुओं के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन और शासन से भी कि आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है इस शव को डिस्पोज ऑफ करने में। हज़ारों शव हमारे यहाँ मॉर्चरीज में पड़े रहते हैं बहुत दिन तक, केवल शिनाख्त करने के लिए, और आपको एक रात की रिहाइश नहीं है। वो माँ यहाँ पे बैठी हुई रात भर इंतजार करती थी। हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्ता बंधु भी हमारे थे, पूरी टीम हमारी यहाँ पे। और उन्नाव में जहाँ आप ये देख चुके हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, हथरस हुआ, उन्नाव हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्नाव में जिस प्रकार से रेप हुआ, एक महिला ऑलरेडी वो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही है और अब दूसरी महिला आप चाहते हैं कि उसी पूरी प्रोसेस से जाए, तो हम इतिहास को दोहरा क्यों रहे हैं? ज़रूरी है इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक, थैंक यू। अवनी मैम, आप पीड़िता की मदद के लिए आगे आई हैं, क्या आपका फर्ज है और किस तरीके की मदद है? क्या पूरी रिपोर्ट में भिन्नता नजर आई? मैं अधिवक्ता हूँ और मेरे सारे अधिवक्ता यहाँ पे साथी हैं, आशीष जी हैं, सूरज जी हैं, मेरे कुलीग हैं प्रखर दीक्षित सुप्रीम कोर्ट में के साथ। देखिए, दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हेड पे इंजरीज बताती है, गले पे कोई निशान नहीं बताती। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो गले पे निशान बताती है। ये सिर्फ एक भिन्नता है, बहुत सारी भिन्नता है, लेकिन ये बात साफ है कि दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। जब ये दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में जाएंगे तो साफ साफ ये देखा जाएगा कि क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो इनकी एविडेंशियरी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमने बेसिकली एक एप्लीकेशन दी है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज को और कॉपी किया है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, और हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट या मांग के लीजिए सिर्फ इतनी सी है कि डीजे जो है वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें, उस मेडिकल बोर्ड में सारे एक्सपर्ट्स को रखा जाए और वीडियोग्राफ की प्रोसेस के थ्रू एक री एग्जामिनेशन, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बॉडी को प्रिजर्व किया जाए। देखिए, बॉडी जो है वो रात भर से यहाँ पे रखी हुई है और हर घंटे धूप के साथ बॉडी डिटोरिएट होती है। पुलिस चाहती है कि बॉडी को जल्द से जल्द बरी कर दिया जाए, लेकिन यदि ऐसा होता है तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं बचेगा। अच्छा, इसमें पीड़िता की जो फैमिली है उनका कहना है कि रेप हुआ, लेकिन जो FIR है उसमें रेप का कहीं कोई मेंशन नहीं है, और आप यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें रेप का कहीं मेंशन नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा किया जाए, अदरवाइज दो कॉन्फ्लिक्टिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चक्कर में तो बरी होना बहुत आसान रहेगा, जो पीड़िता की फैमिली बिल्कुल। किस तरीके का स्टैंड हो आगे है आपका? मेरे कुलीग हैं मेरे साथ प्रखर दीक्षित, वो भी अपनी बात करना चाहते हैं। किस तरीके की स्टैंड हो? अभी आप पीएम हाउस में हैं, कब तक बॉडी रखी रहेगी? क्या अभी तक आश्वासन प्रशासन की ओर से मिला? देखिए, हम तो कल ही चाहते थे कि प्रशासन जो है वो एक हाई लेवल बोर्ड गठित करके, जो पिछला था उससे बेहतर गठित करके, और इसको दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दें, जिसमें कि जो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है उसको सेटल करने के लिए फाइनल रिपोर्ट हमारे पास आ जाए। प्रशासन ने इसमें कोई चुस्ती नहीं दिखाई और ना ही हमारी मांगों को अभी तक मांगा। अभी जैसा कि अवनी जी ने बताया और जैसा कि हमारे साथ में गौरव शुक्ला जी हमारे सहयोगी हैं और परेश नागर जी हमारे सहयोगी हैं, उन सबका भी मत यही है इसमें कि हम लोग किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि हमारा केस कमज़ोर हो। हमारी केवल मांग प्रशासन से यही रही है फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट, पहले सेकंड से और अभी तक यही है कि इन कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके और केस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। प्रशासन का भी यही मत होना चाहिए और प्रशासन को भी हमारे हाथों को मजबूत करना चाहिए। और देखिए, हम लोग जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर में जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्टिंग होती है और मतलब जगने से जगन अपराध होने के बाद भी इंसान एकदम बरी हो जाता है। कल जितना प्रेशर था बॉडी को ले जाकर बरी कर देने का, यदि हम ये आवेदन नहीं देते तो किसी भी तरीके से उसको हम रोक नहीं पाते। तो ये लड़ाई जो है ये न्याय की लड़ाई है और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, हाईकोर्ट की सुपरविजन में हो और इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस देश में कैसे की जाती है ये आप मुझसे बेहतर जानते हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं।
तो हम ये कह रहे हैं कि 2 कॉन्फ्लिक्टिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है और इसके लिए मेडिकल बोर्ड को गठन किया जाए। और आप अधिवक्ता बंधुओं के एनरोल हाँ एडीएम साहब एडीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई थी, स्पेशल मेडिकल बोर्ड गठित था, कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन गई थी, क्या हुआ इस मामले में, आगे क्या कार्रवाई होगी? कुछ नहीं, ये लोग जिला जज महोदय के यहाँ न्यायालय में गए थे और वहाँ से आदेश पारित हुआ। इसके बाद ये अपना लीगल जो भी इनका होगा फोरम पर जाएंगे, जो भी करना होगा करेंगे। प्रशासन को उसमें नहीं कुछ करना निर्देश है। सर 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, कहीं ना कहीं बॉडी डिकम्पोज हो रही है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? अब उनकी मर्जी के हिसाब से जो भी उनके जो गार्जियन हैं, उनके माँ बाप हैं, जैसी इच्छा होगी उनसे पूछ के ही उनके कंसेंशन से ही कार्रवाई की जाएगी। सर ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं उनमें और किस तरह का ज्ञापन है? ज्ञापन आप कॉपी ले लीजिएगा, देख लीजिएगा उन लोगों ने जो दिया है, उसी हिसाब से जो लीगल होगा उनके ज्ञापन में कार्रवाई होगी। मतलब मुख्य मांग क्या है उनकी? मुख्य कोई ऐसी मांगे नहीं है इनका, तो देखा जाए तो जो इनकी मुख्य मांग थी कि हमारा पुनः पोस्टमार्टम हो, तो पोस्टमार्टम हो गया इनका। अभी भी 100 डी फ्रीजर में रख 2000 देवरिया के पथरदेवा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और तत्कालीन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया, जहां गांव वालों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पथरदेवा विधानसभा के प्रत्याशी सूर्य प्रताप शाही किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, वो भाजपा में एक माने जाने लीडर है। 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, फिर से आप पुनः पथरदेवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे यहाँ का विकास का है, इसको और तेज गति से विकसित किया जाएगा। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के भीतर 5 नगर पंचायतों का सृजन किया जाएगा। इस साल ही वो प्रक्रिया के भीतर था, लेकिन सेंसस की कार्रवाई होने के नाते वो फाइनल अंतिम रूप नहीं हो सका, और जिससे यहाँ का चौमुखी विकास किया जा सके। जो अभी विकसित गांव हैं, जो धीरे धीरे कस्बे के रूप में हो गए हैं, लेकिन पूरी विधानसभा के भीतर सिर्फ गांव सभाएं ही हैं, तो ऐसे 5 जिसमें खरकुआ भी शामिल है, पथरदेवा भी है, हैतिमपुर है, बैतालपुर है और परवा मिर्शापुर, इन 5 जगहों को जो है हम लोग जो है वो टाउन एरिया के रूप में बनाएंगे। साथ साथ में जो है वो इस साल एक नए डिग्री कॉलेज की स्थापना हमने के लिए स्वीकृति कराई है, जैसे ही देवरिया के प्रौली जैसोली गांव के भीतर। आगे आने वाले दिनों में अन्य ब्लॉकों के भीतर भी उस तरीके से महाविद्यालय बनाए जाएंगे। 2 ITI का निर्माण शुरू हो गया है और आगे उसमें और उसको गति दे दिया जाएगा। जो महाविद्यालय है पथरदेवा का, उस महाविद्यालय के भीतर कक्षाएँ और बढ़ाई जाएंगी और उनके भीतर नौजवानों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। देवरिया जनपद के भीतर एक शुगर मिल लगाने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार से एक समेकित विकास की दृष्टि से इस काम किया जाएगा। एक और मंत्री लड़ रहे हैं पथरदेवा विधानसभा से, किस तरह की लड़ाई रहेगी? वो तो 2 चुनाव के बाद अब यहाँ पर लौटे हैं, और इसके पहले वो कस्या कुशीनगर में ही लड़ रहे थे, और कुशीनगर के जब पथरदेवा का परिसीमन हुआ तो उन्होंने तो पथरदेवा को परित्याग कर दिया था। तो हम तो यहाँ के लोकल हैं और यहाँ के स्थानीय हैं, और स्थानीय होने के नाते हमने इसी विधानसभा को पकड़ा, और इस विधानसभा को लोगों ने जो है वो 2017 में जीता था, और इस बार भी 2022 में जीतेंगे। अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता से यही आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में का मान और सम्मान दुनिया के भीतर बढ़ाया है, साथ में जिस तरीके से इस वैश्विक महामारी के भीतर कोरोना से मुकाबला किया है, व्यापक पैमाने पर टीकाकरण करा करके और गरीब लोगों को मुफ्त राशन की योजना के माध्यम से लोगों को जो भोजन मुहैया कराया है, उसे और भी गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए तेज गति से काम हो सके, और साथ में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को हमारी मातृशक्ति के, महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किए हैं उसके लिए। हाथरस के घंटाघर स्थित सीखनापाल गली में एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि गली के कुछ लड़कों ने पीड़ित महिला के साथ छेड़खानी कर मारपीट की और फिर उसके घर का गेट भी तोड़ डाला, जिससे गली में अफरा तफरी मच गई और गली के लोग वहां एकत्रित हो गए।
जिसके बाद महिला ने 112 नंबर पर फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बदायूं दादागंज रेलवे क्रॉसिंग के पास बरेली कासगंज रेलवे ट्रैक पर एक युवक ने कासगंज से बरेली जा रही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन काफी देर तक रुकी रही। जब रेलवे स्टेशन और सिविल लाइन पुलिस से कोई नहीं पहुंचा तो ट्रेन पर सवार कर चालकों ने युवक के शव को ट्रेन पर ही रख दिया। युवक थाना क्षेत्र के गांव मोगर का बताया जा रहा है। प्राइमरी पाठशाला विकास खंड सराथू के ग्राम पंचायत देवखरपुर में आवारा पशुओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने गुस्से में आकर सरकारी स्कूल के बाउंड्री के अंदर जानवरों को घेर लिया, जहां पर आज स्कूल खुला हुआ है और बच्चों के बीच में जानवरों को देखकर भय का माहौल भी बना हुआ है, जिसके कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। चोर उचकों के परमानेंट इलाज के लिए 5 साल और योगी सरकार की जरूरत है। चित्रकूट सदर 236 विधानसभा राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने क्षेत्र में सिरा में जगन्नाथ वासी भागनपुर आदि गांव में व्यापक जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निरंतर हम लोग डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि समय समय पर कार्यों का स्वरूप बदलता रहता है, कभी समाज कल्याण के कार्यों की तो कभी विकास की प्राथमिकता होती है। योगी सरकार ने जो काम किए हैं जनता उनको पसंद कर रही है। इस बार भी प्रदेश में योगी जी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। निरंतर हम लोग डोर डोर कन्वेंशन कर रहे हैं, गांव-गांव में जा करके और जो मजरेपुर में सब जगह पहुंच करके लोगों के दरवाजे जाके वोट मांग रहे हैं। योगी जी का इतना अच्छा काम है, अधिकांश लोग जो मतदाता हैं तो उनको वापस लाना चाहते हैं। तो चुनाव प्रचार में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं आ रही है और पार्टी के कार्यकर्ता सब जी जान से लगे हुए हैं। सब इस प्रकार से लड़ रहे हैं जैसे उनका स्वयं का चुनाव हो। तो चुनाव मैं ऐसा कह सकता हूं कि काफ़ी ठीक चल रहा है। तो जनता का समर्थन कितना मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जनता का समर्थन करीब 60% से अधिक भाजपा को है और उसके बाद अब अन्य दलों को जहां समर्थन होगा, मुझे नहीं पता कहां किसका है, लेकिन 60% से अधिक लोग भाजपा को वापस लाना चाहते हैं। मंत्री जी, जैसे इस बार कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दों से अलग हो गई हैं, या तो चेहरों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसे आप लोग भी योगी जी की मोदी जी की बात करते हैं, और ये एक लालच फैक्टर, स्कूटी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, मोबाइल लैपटॉप देंगे, तो क्या लग रहा है कि राजनीति किधर जा रही है? जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति निश्चित रूप से उसका स्वरूप बदलता रहता है और कभी समाज कल्याण के कार्यों की प्राथमिकता हो जाती है, कभी विकास कार्यों की प्राथमिकता हो जाती है, कभी कानून व्यवस्था की प्राथमिकता हो जाती है, कभी अन्य किसी चीज़ की प्राथमिकता हो जाती है। तो ये सब अवसरों की बात है। हम लोग तो अपने जो सरकार ने 5 साल काम किया, योगी जी महाराज ने, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके कामों के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं और जनता भी उनके काम को पसंद कर रही है। तो हम लोगों का तो यही अनुमान है कि उन्होंने जो काम किया है, लोगों को उन पर विश्वास है। तो जो भी, जैसे उन्होंने पिछली बार कहा था कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, आते ही उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए 96 लाख किसानों का माफ़ किया। तो अभी भी जो कहते हैं जनता उस पर विश्वास करती है। अन्य लोगों पर शायद उतना विश्वास नहीं है, इतना योगी जी पर विश्वास है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि उनके कामों का जो जिन लोगों ने देखा है 5 साल में, कानून व्यवस्था का मसला हो, अन्य कोई मसला हो, इन चित्रकूट की यदि मैं बात करूँ, चित्रकूट तो सुप्रभावित रहा है और डाकू यहाँ बहुत हावी रहते थे। अभी लोग रास्ते में बात कर रहे थे, हम बैठे थे तो लोग कह रहे थे कि पहले खेत खलियान नहीं जा पाते थे, रात में फ़ोन आ जाता था डाकुओं का, तो महिलाओं को रात में खाना बना करके भेजना पड़ता था। सब परेशान थे, निकलना घर से बाहर भी दूभर था। वो चीज़ें शांत रहीं 5 साल। तो लोग योगी जी के शासन को कई चीज़ों के लिए, लेकिन मुख्य रूप से उनकी जो कानून व्यवस्था है, लोगों की जो सुख शांति है, उसके लिए याद करते हैं। वही मुझे लगता है मुख्य मुद्दा लोगों के दिमाग में। अच्छा, नामांकन सभा में आप भाषण दे रहे थे कि अभी चोर चुक्का कहूँगे नहीं, हाँ ये मुड़ी लुका के बैठी। तो ऐसा है कि जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के अंदर दोनों तरह की भावनाएं रहती हैं, माने अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी, और समय पा करके वो हावी हो जाती हैं। जिन लोगों की प्रवृत्ति दुष्टता की है
अगर वो देखते हैं कि लोग हमको देख रहे हैं तो बड़ा भला आदमी बना रहेगा। अगर देखेगा कि मौका अच्छा है तो तेज हो जाएगा, अपना काम करने लगेगा। स्वभाव होता है, तो जो चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, माफिया होते हैं, वो उस प्रकार का शासन पा करके बहुत तेज हो जाते हैं, और जब देखते हैं कि शासन सख्त है तो वही फिर भले आदमी तो रहने लगते हैं। तो मैंने वही बात कही थी, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि चोर उचक्के कहीं गए नहीं हैं, सब वहीं हैं, बस केवल ये सोचते हैं कि अगर कहीं सरकार पलट जाए तो उनका काम बन जाएगा। तो इनका परमानेंट इलाज कैसे होगा? परमानेंट इलाज है कि योगी जी बार बार 2 बार और आएंगे तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। बैठे शराब पी रहे थे, वैसे आए, हमारा एक जो है कार्यकर्ता उनको पर्चा दिया, वो उठ के आया, बोला कि ये मुझे खलंजा देखो। लोग पानी को बोल रहा था कि मेरा खलंजा देख लीजिए, आपकी सरकार में मेरा खलंजा नहीं बना। वो इतना ज़्यादा पिया था, पैर पकड़ रहा था, मेरा खलंजा देख लीजिए, और बाकी कोई कहानी नहीं है। फिर क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने यही किया कि खलंजा नहीं बना। मंत्री जी ने आपको जो है, मंत्री जी ने दिया, भाई प्रधान सांसद जी ने दिया, आपके पटेल विधायक सांसद है, कितना दिया ये बताओ। अच्छा, आलोक पांडे जी की उसमें आवाज़ आ रही है कि सजाती विधायक के लिए जिसको तुम बात कर रहे हो उसी जाति का जो है प्रधान है। हाँ, उसी जाति का प्रधान है। ये खलंजा नाली बनवाने का प्रधान का काम है जी। आपके लगातार 10 साल से जो है। अगर प्रधान सही काम नहीं कर रहा है तो उसमें उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग करेगी। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज़।